ये जो अभी ज्ञान वर्षा हो रही थी, इसमें मेरा आना एक तरह का व्यवधान हो गया, क्योंकि जिस तरह से राधा वल्लभ जी हम लोगों को धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता उंगली पकड़ के बुद्ध के पास ले गए, अब हमको जिज्ञासा है कि क्या क्या छूट गया, और उस जिज्ञासा का समाधान इसी आश्वासन से होगा कि अगली बार जब सदानंद जी हम सबका समागम करें तो राधा वल्लभ जी का बिल्कुल उन्मक्त और संपूर्ण वक्तव्य हम लोगों के सामने आए। बहुत आकर्षक तरीके से आपने 2500 साल की यात्रा कराई, और जो संघ के भेद हैं, 7 प्रश्न हैं, 4 विधाएं हैं, 4 तरीके हैं, उन सब से एक सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ और कैसे फिर उसमें उत्थान पतन की कहानी आई, ये सब हमारे आपके लिए आज फिर राधा वल्लभ जी को सुन करके एक आकर्षक विषय वस्तु हो गई। दिक्कत यह है कि संस्कृत का तो ज्ञान थोड़ा बहुत बचा है, पाली तो पूरी तरह से उसको हमने 7 तह के नीचे गाड़ दिया है। और हिंदी के बारे में भी कहा जा रहा है, हिंदी के बड़े पत्रकारों द्वारा, कि जिस तरह से हिंदी पर एक खास तरह का वर्ण संकरता का दबाव आ रहा है, ये इंग्लिश हो रही है, तो 15 से 30 बरस में औपचारिक और पूर्ण हिंदी वक्तव्य सुनना मुश्किल होगा। हिंदी का भविष्य खतरे में है, और जब हिंदी का है तो बाकी भारतीय भाषाओं की गुंजाइश भी बहुत मुश्किल है। आज जिस माहौल में बुद्ध की धरती पर कविता का संवाद हो रहा है, सदानंद जी ने और प्रेमचंद साहित्य मंच ने कुशीनगर से शुरू किया, जहाँ बुद्ध का महाप्रस्थान हुआ, फिर लुम्बिनी ले गए, फिर बोध गया, अब काशी में चौथा प्रसंग बन रहा है। और उससे हम लोगों को ये तो स्पष्ट है कि जो साहित्य है ये देश, काल और पात्र का संगम है। किसी भी साहित्य की रचना में देश का महत्व है, काल का महत्व है और पात्र का महत्व तो है ही। दूसरे, साहित्य को हम लोगों ने जिस तरह से देखा है और आज जैसे प्राप्त कर रहे हैं, उसमें पता नहीं समाज का दर्पण है कि नहीं है, लेकिन समाज का सारांश जरूर है। समाज में जितना शुभ और अशुभ है वो जाने अनजाने साहित्य के जरिए आता रहता है। कुछ टिकाऊ होता है, कुछ तात्कालिक होता है। साहित्य में ये इस बात की कोई सुरक्षा नहीं है कि ये कालजयी होगा, क्योंकि राग दरबारी भी साहित्य में ही गाया जाता है। क्षण की प्रशंसा, क्षणिक तत्वों का महत्व, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, ऐसा साहित्य भी होता है। और दूसरी तरफ जो तत्क्षण है, तत्काल है, उसको परे हटा करके, जैसे रास्ते में कोई बाधा आ जाए तो आप उसको परे हटा के अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वैसा भी साहित्य होता है। तो जब सदानंद जी ने मुझसे कहा कि विद्वानों के बीच में बातचीत रखनी है, तो मैंने कहा कि आपने ये बहुत अन्यायी निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी पीढ़ी पाठकों की पीढ़ी है। हम लोग जिस बिरादरी के हैं वो पाठकों की पीढ़ी है, और इंतज़ार करते रहे। और हम लोगों का सौभाग्य रहा कि 60 के दशक से आज तक एक से एक रचनाकार, खास तौर पर हिंदी में हुए, जिनके मरने के बाद भी उनके गीत गाए जा रहे हैं, उनकी कविताएं याद की जा रही हैं, उनके सारांश बताए जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो मर्यादा है साहित्य की, उसकी चर्चा कर ली जाए। मर्यादा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब कवि को कैसे पता चलेगा, कहानीकार को कैसे पता चलेगा, उपन्यासकार को कैसे पता चलेगा कि प्रिय किसको है किसको नहीं, क्योंकि समाज तो कई दायरों में चल रहा है। राजा भी समाज का हिस्सा है, प्रजा भी है, न्यायाधीश भी है और अपराधी भी है। किसके लिए प्रिय होना चाहिए और किसके लिए अप्रिय हो तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, ये एक बड़ी चिंता किसी भी सर्जक के लिए होती है। दूसरी तरफ अक्सर ऐसा लगता है
मैं तो आशावादी हूँ। हम लोग उस पीढ़ी के हैं जिसने आज़ादी के बाद जन्म लिया। अगर गुलाम भारत में जन्म लिया होता तो आशा और निराशा का कुछ संतुलन होता। हम लोगों को निराशा से कोई परिचय नहीं है और हमारे सपने बहुत बड़े थे जो संविधान के प्राकथन में लिखे गए। ऐसा समाज बनेगा, वैसा समाज बनेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। जो इंग्लैंड के पास था वो भी होगा, जो अफ्रीका के पास है वो भी होगा। ऐसा आश्वासन हमारे पुरखों ने देके हमारे जीवन का रास्ता बनाया था। अब 75 साल हो गए हैं तो मूल्यांकन का समय आ गया। 3/4 शताब्दी बीत चुकी है। कितना कहा, कितना किया, इसका लेखा जोखा होगा। जो कहा वो किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसमें दोष किसका था, आपका था या परिस्थितियों का था। इसमें दुर्योधन ने जो कृष्ण को कहा वो हमारे शासक वर्ग को कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने पूछा कि श्रीमन, आपके आचार्य तो वही थे, आपका कुल भी वही था, आपके संस्कार भी वही थे, आप ये सब हरकतें क्यों करते हो? तो उसने कहा, हे प्रभु, धर्म क्या है ये तो मुझे मालूम ही है, लेकिन उधर मेरी प्रवृत्ति नहीं, और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूँ, उससे मेरा छुटकारा नहीं है। तो जो लोकतांत्रिक सत्ता का आवाहन हुआ, आरोहण हुआ, उसके बाद आप देखें कि चुनाव दर चुनाव हम लोग फिसलते चले गए और अब पूरी तरह से हमारा पूरा सत्ता प्रतिष्ठान, झंडा कोई हो, पूरा सत्ता प्रतिष्ठान एक होड़ में फंसा हुआ है कि कौन कितना नीचे जा सकता है और कौन कितना बाकी लोगों को नीचे ला सकता है। ऐसे में कविता की तलाश, कविता को संबोधन और साहित्यकारों को एक आत्मविश्वास के जरिए वापस अपने कर्म क्षेत्र में लाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कल सदानंद जी ने कहा कि वो साहित्यकारों को बुद्ध के साथ मिल करके एक स्नान कराना चाहते हैं। ये स्नान बहुत जरूरी है निर्मल होने के लिए, रात की थकान उतारने के लिए, और उस स्नान में आप सफल हैं क्योंकि आपने भारत के कुछ थोड़े से श्रेष्ठतम ज्ञान साधना केंद्रों में से एक तिब्बत के मित्रों द्वारा, आचार्यों द्वारा बनाए इस सुंदर परिसर में स्थान पाया। ये आपके लिए शुभ है और मैं आशा करता हूँ कि अगले 2 दिन में हम सब बहुत कुछ ऊर्जा, बहुत कुछ उत्साह और बहुत कुछ दृष्टि की सफाई लेकर के जाएंगे। अब सवाल ये कि हम लोग कौन हैं यहाँ पर और किस दौर में इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें ही बनारस के कबीर थे, वो कहीं से आए नहीं थे, यहीं थे। उन्होंने 2 बातें कही जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं विचार के लिए। पहली तो जो आज के दौर के बारे में है, साधु देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे पतियाना। ये सच का समय नहीं है, ये तो हमको मालूम है, सतयुग नहीं है, ये हमको मालूम है। लेकिन सच कहने पर आप मारने दौड़ रहे हैं या आपके पिटने का खतरा है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। ये झूठों का महादेश बन रहा है, झूठों की संस्कृति बन रही है। और उसमें आप जो थोड़े से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बुलाया तो उन्होंने बहुतों को होगा, जो आए हैं ये कौन है? इसके बारे में कबीर की मदद से ये पता चला कि साधु सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो ये दुखिया लोगों का समागम है। सदानंद जी ने जितने लोगों को बुलाया उसमें 2 कोटि के लोग थे। जो सुखिया थे वो अपनी जगह ठहरे हुए हैं। कौन या रिजर्वेशन कराए, होली के हुड़दंग में फंसे और आने जाने का, और फिर बौद्धों के यहाँ रहना खाना, क्या खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ो सदानंद जी। मोबाइल पर आपको व्हाट्सएप से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और फिर मिलेंगे तो बात करेंगे। हो गया, निपट गया। सुखिया संसार का हिस्सा है, खाए और सोए। ये जो दुखिया लोग यहाँ आए हैं, इनको संबोधित करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब एक बात है जो कहने की बात है, वो ये कि इस समय 4 प्रवृत्तियों का संगम है भारत में। ये 4 प्रवृत्तियां हमारी पुरखों की कमाई है, हमारा अपना भी योगदान है। एक तो स्वराज,
विदेशी राज जा चुका है। कितना भी कहिए हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम परबस हैं। हमारा स्वराज का समय है और हम उसको जीना चाहते हैं। दूसरी प्रवृत्ति है अस्मिता की। हमारी अस्मिता का बड़ा मान मर्दन हुआ। 1832 में एक सज्जन ने कलम से लिख दिया कि भारत की तमाम भाषाएं, भारत का तमाम विमर्श, भारत का तमाम ज्ञान अंग्रेजों के, मध्यम वर्गीय अंग्रेजों के बैठक में रखी एक अलमारी में जमा किताबों से भी है। कुछ है ही नहीं इनके पास। इनको सिखाना पड़ेगा। ये बर्बर लोग हैं, इनको भाषा देनी पड़ेगी, इनको साहित्य देना पड़ेगा। तो 200, 300, 400 साल की भाषा और 200, 300 साल का साहित्य हमको दिया गया। आज तक हम लोग उसको पढ़ते हैं। बीच में आंदोलन हुआ कि अंग्रेजी में फेल को फेल न माना जाए, तो वो तो नहीं माना गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और विधानसभाओं में और मीडिया में और विद्यालयों में। और जो नई शिक्षा नीति आई तो खुल के कह रहे कि मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, जितनी दूर तक जा सकें जाएं। और उससे थोड़ा हमारे कुंठा का शमन हुआ। वरना हम लोग जब स्कूल में गए थे तो कहते थे अंकल आए हैं गाना सुनाओ, तो हम लोग गाना गाना चाहते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नहीं ये वाला नहीं, वो वाला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब वो याद ही नहीं पड़ता था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और कितनी कुंठा होती थी। अब जा करके पिछले 75 साल में ये पता चला कि हमारी मातृभाषाएं हमारी माँ की तरह से सबसे स्नेहमयी हैं और उसका संवर्धन करना हमारा युग धर्म है। बाकी भाषाएं हैं मौसी की तरह से, पड़ोसन की आंटी की तरह से, लेकिन अपनी भाषा की उपेक्षा मत करो। और उसका एक प्रतीक ये तिब्बती विश्वविद्यालय है, जहाँ इन लड़के लड़कियों को तिब्बती सिखाई जाती है और तिब्बती सीखने के कारण उनका जो आत्मविश्वास है वो उनके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। वो दुनिया की तमाम भाषाओं के बराबर अपनी भाषा को मानते हैं, जो संकट में एक भाषा है। पूरा तिब्बत इस समय चीनीकरण से आक्रांत है। चीनी बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तिब्बती बच्चे बच्चियों को भी जबरदस्ती वैसे ही चीनी सिखाई जा रही है जैसे एक ज़माने में इस पूरे उपमहाद्वीप में अंग्रेजी सिखाई जा रही थी। उसका क्या नतीजा निकला अंग्रेजों को मालूम है, चीनियों को भी मालूम नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो दो चीज़ें और हैं जो हमारे आवेग का निर्धारण करती हैं, वो एक लोकतंत्र, स्वराज, अस्मिता, लोकतंत्र और न्याय। इन चार के चौखट पर, इन चार स्तंभों पर नया भारत बन रहा है और उसी के इर्द गिर्द साहित्य का भी निर्माण हो रहा है। कोई साहित्य आपको अन्याय के पक्ष में खड़ा नहीं मिलेगा, कोई साहित्यकार लोकतंत्र का विरोधी नहीं मिलेगा, कोई स्वराज की निंदा नहीं करेगा। नीरज चौधरी जैसे लोग पिछली पीढ़ी के थे, अब कोई ऐसा लिखने वाला नहीं मिलेगा कि अंग्रेजों का आना बड़ा अच्छा हुआ, कुछ दिन और ठहर गए होते तो और अच्छा हुआ। और अस्मिता के बारे में भी हमारे मित्र तो सदानंद जी हिंदी के आचार्य हैं, यहाँ से जाने के पहले उन्होंने भोजपुरी भाषा विभाग का निर्माण किया और वो भोजपुरिया लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मैथिली, ऐसे ही मुंडारी, ऐसे ही अन्य भाषाओं का भी पुनरोदय हो रहा है और ये सृजन का समय है। लेकिन जो बात मेरी आखिरी है वो 5 प्रसंगों की है, जहाँ बुद्ध की मदद से कविता का एक नया धरातल बनना चाहिए। बुद्ध की मदद लीजिए न लीजिए, लेकिन काल की मदद तो लीजिए। जो समय की प्रवृत्तियां हैं उनको भी देखिए। इस समय सद्भावना का क्षरण हो रहा है। हम इतने घबराए हुए हैं कि अन्य के प्रति हम आतंकित हैं। अन्यता का जो आतंक है, अदरनेस का, ये बहुत भयंकर है। अन्य भाषाभाषी, अन्य जाति वाले, अन्य लिंग वाले, अन्य धर्म वाले, अन्य देश वाले, अन्यता का आतंक है। एक समय हम लोग इसी काशी में और पूरे भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र जाप करते थे और उसका जो सबसे बड़ा प्रतीक था वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी और उनके इर्द गिर्द एक विमर्श बन रहा था जो पूरी दुनिया को राष्ट्र की परिभाषा में समेट रहा था, यूरोपीय राष्ट्रीयता की अवधारणा के बावजूद। यूरोपीय राष्ट्र की अवधारणा भाषा आधारित थी, धर्म एक था, रंग एक था, लेकिन भाषाएं अलग थी और उस पर उन्होंने बहुत एक दूसरे के साथ अत्याचार किया।
आत्महत्या की कगार पर यूरोपीय सभ्यता पहुंच गई प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में। आज पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की बजाय सभ्यता विमर्श का जोर है। भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक सभ्यता के निर्माण में लगे। उन्होंने अपनी सेनाओं का विघटन कर दिया है, अपनी सरहदों को छोटा कर दिया है। एक देश का वीज़ा मिलेगा, सारे यूरोप में आप घूम सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो पहले था वो भी अब खत्म हो गया, सिवाय नेपाल और भूटान के हमारा आना जाना अवरुद्ध हो गया है, और हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सद्भावना की क्षरण के कारण मैत्री और प्रज्ञा का अवमूल्यन हो रहा है। प्रज्ञा की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, उनसे मैत्री जिन्होंने 1200 साल पहले ये किया, 2000 साल पहले ये किया, 5000 साल पहले ये किया। अरे भाई, तुम्हारी याददाश्त कितनी गहरी है। हम जानते थे कि हाथी को याद 12 साल का रहता है, तुम तो 1200 साल, 1400 साल, 1800 साल, और कितना असत्य का तुमको स्मरण है, सत्य का कोई स्मरण ही नहीं। दूसरी बात, स्वराज और स्वार्थ का संगम हो गया। हम हैं और हम ही हम हैं। रेल के डिब्बे से लेकर के और पंचायत के कुर्सी से लेकर के और पूरे देश के स्वामित्व को हमने स्वराज और स्वार्थ का महागठबंधन बना दिया। ये मेरा है और मेरा ही है, आप कोई है नहीं। हर हालत में हमको विजय चाहिए। तो इसे लगता है कि हम दुर्योधन और कर्ण के नेतृत्व की सेना के शिकार हो रहे हैं, और बार बार अभिमन्यु मारा जा रहा है। स्वार्थ के आगे आप कुछ देख ही नहीं रहे, नीति और अनीति। तीसरी बात, इसी पर विनोबा ने कहा था कि अगर विज्ञान और स्वार्थ का संयोजन हो जाएगा तो सर्वनाश से कोई रोक नहीं सकता। और प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ आज कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका के लोग सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न पीने का पानी मिलेगा, न साफ हवा मिलेगी। और ये भविष्यवाणी नहीं है। हम आपको दिल्ली ले चलना चाहते हैं, जहाँ मैं बनारस से निर्वासित होने के बाद 25 साल से हूँ। दिल्ली का जो श्रेष्ठ क्षेत्र है वो है ITO से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का इलाका। वहीं राष्ट्रपति रहते हैं, वहीं प्रधानमंत्री, वहीं मुख्य न्यायाधीश, वहीं सेना के प्रधान, वहीं अखबारों के मालिक, वहीं विश्वविद्यालयों के कुलपति, वहीं बड़े बड़े सेठिया। दुनिया की सबसे महंगी जगह उसी इलाके की है, वॉशिंगटन न्यूयॉर्क से ज़्यादा महंगी। लेकिन उस इलाके में प्रदूषण एशिया में सबसे ज़्यादा है, और नाक में पट्टी लगा के लोग घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, न वो रास्ता छोड़ेंगे। ये क्या है? ये मति भ्रम है। स्वार्थ और स्वराज का इससे ज़्यादा अपवित्र गठबंधन हो नहीं सकता। जो समाज का तो जो कर रहा है, प्रकृति का नाश कर रहा है। बनारस वालों को बधाई कि थोड़ा बहुत गंगा जी के बारे में आप जाग गए हैं, लेकिन जमुना को तो हमने इतना भयंकर गंदा नाला बना दिया है कि उसमें कोई नहीं जाना चाहता। अतिथि भी जब आते हैं दिल्ली में तो उनको लेके बनारस भागे आते हैं, चलिए गंगा जी की आरती दिखाएं। अरे जमुना जी की भी आरती तो करके दिखा दो। जैसे जैसे प्रशासन बदल रहा है, वैसे वैसे हमारा प्रकृति के बारे में निर्ममता का एक तरह से नशा बढ़ रहा है। दिल्ली में तो न कांग्रेस की सरकार है, न बीजेपी की सरकार है, किसी और पार्टी की सरकार है, बच्चा पार्टी है। हमने भी उसको बनाने में कुछ बेवकूफ़ी की थी, और वो पार्टी और भी ज़्यादा निर्मम है। तो जो नई संतान आएगी वो प्रकृति के संहार में और आगे बढ़ेगी, ठेकेदारों के हाथ में और खेलेगी। दो बातें मैं आपको और कहना चाहता हूँ। इस समय तिब्बत से लेकर के यूक्रेन तक ये प्रश्न शाश्वत सत्य की तरह से खड़ा है, यक्ष प्रश्न की तरह से। क्या चाहिए तुमको? मनुष्य और मानुषी तुमको क्या चाहिए? युद्ध चाहिए या बुद्ध चाहिए? तो तिब्बत से आवाज आ रही है युद्ध चाहिए, और यूक्रेन से भी आवाज आ रही है युद्ध चाहिए। जो मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं दलाई लामा जैसे लोग, वो अकेले पढ़ते जा रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज दे दिया, आजकल कहा जा रहा है कि उनको भारत रत्न भी दे दिया जाए। पुरस्कृत करके आप उनको बहिष्कृत कर दीजिए कि दे तो दिया नोबेल प्राइज, अब क्या चाहिए? जान लोगे? वो कहते हैं कि नहीं भाई, मध्यम मार्ग संवाद, मध्यम मार्ग संवाद। वो कहते हैं गुरुजी आपका भाषण बाद में सुनेंगे, अभी तो हम किसी और काम में व्यस्त हैं। तो बुद्ध या युद्ध, ये तिब्बत से लेकर यूक्रेन तक सवाल है, और हम लोग एक आंधी में फंसे हुए हैं।
ये मामूली समय नहीं है। आंधी में जब आप फंसते हैं तो आपको याद करिए आंधी का क्षण, चारों तरफ धूल होती है, धुंध होती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आप जाना चाहते हैं बाएं, हवा ले जा रही है दाएं, और आप मजबूर हैं, अपनी जगह खड़े रहना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। ये आंधी का समय है, 21वीं शताब्दी का पहला पूर्वार्ध आंधी का समय है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ इस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तलाश में। उन्होंने कुल 17 लक्ष्य रखे हैं और उसके लिए भी दुनिया तैयार नहीं हो रही। आखिरी बात मैं यह कहना चाहूँगा, ये जो अन्यता का दुख है, इसका समाधान बुद्ध ने बताया, लेकिन हमने सुना नहीं। आप बताएं तो शायद हम सुनेंगे, साहित्यकार बताएं तो सुनेंगे। और अन्यता के 4-5 चेहरे हैं, 5 चेहरे तो दिखाई पड़ते हैं। स्त्री अन्य है, स्त्री होने का दुख। भाषा का, अन्य की भाषा, अन्य भाषा भाषी होने का दुख, अन्य धर्मावलंबी होने का दुख। अमेरिका यूरोप में आप हैं तो अन्य रंग का होने का दुख। ये जो भारत के लोग हैं, हम में से बहुतों के घर के वाली इस समय अमेरिका में बसे हुए हैं, और हम भी इंतजार करें कि हमारा कब वीज़ा क्लियर हो जाए और हम भी भारत माता की जय करते हुए वहाँ जाके बस जाएं। लेकिन वहाँ अगर आप जाइएगा, मैं 5-6 साल रहा हूँ, आप में से भी कई लोग रहे होंगे, वहाँ रंग भेद आपके माथे पर चिपका रहता है। आप कहिए कि दुनिया के हम सबसे पुरानी सभ्यता के वासी हैं, विश्व गुरु हैं, जो भी हों, आप गोरे नहीं हैं, और जब तक आप गोरे नहीं हो जाएंगे आपका इधर प्रवेश निषिद्ध है। रंग भेद और वर्ग भेद, जिसकी चर्चा सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद के उदय के साथ बंद हो गई, लेकिन गरीब होने का जो दुख है, गरीब होने की जो पीड़ा है, गरीब से ही पूछनी पड़ेगी। जिसको बुद्ध जानते थे, बुद्ध के अनुयायी जानते हैं, अधिकांश भारतीय साहित्यकार भी जानते हैं। इसीलिए आशा का एक कहिए क्षेत्र बचा हुआ है, साहित्य, वो संवर्धित हो। इसी कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको सुना।